नमस्कार। आज के जेबात के विशेष सत्र में आप सबका स्वागत है। अग्निपथ योजना पे हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं। अग्निपथ योजना सरकार की एक नई योजना है जिसके अंतर्गत आर्मी में जो सरकार का दावा है, बहुत बड़ा रिफॉर्म सरकार करना चाह रही है। 4 साल की नौकरी, अस्थायी नौकरी से कह सकते हैं। 75% लोगों को 4 साल के बाद आर्मी का रिजेक्शन मिलेगा, वो वापस अपने गांव में लौटेंगे। और फिर जिन लोगों को आर्मी में स्थायी नौकरी मिली है उनमें से आगे उनको रैंक्स दिए। शुरुआत में जब ये योजना की घोषणा हुई, विरोध हुआ, नौजवान स्वतः अपने आप सड़कों पे आए। लेकिन अब सरकार इस योजना को लागू कर रही है। जो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे थे, शुरुआत में मायूस जरूर हुए, लेकिन आज वो आगे आ रहे हैं और अग्निवीर की भर्ती में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में सरकार इस योजना को लाभदायी बता रही है। हमने विरोध पहले दिन से किया। राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसा कि श्रोता जानते हैं, हमने कई युवा पंचायतों का आयोजन किया। अगले चरण में जब संसद सत्र में था, हमने सोचा कि क्योंकि सदन में बेहतरीन अवसर मिलेगा, अग्निपथ योजना पे हम लोग चर्चा कर पाएंगे और विपक्ष की पार्टियों को अवसर मिलेगा, सरकार को भी एक मौका मिलेगा कि वो स्पष्टीकरण देश के आगे कर पाए कि इस योजना के क्या फायदे देश के आवाम को मिलने वाले हैं। आज इस चर्चा में मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे आप सुनते ही रहते हैं। मैं भी यहाँ आपके साथ बैठा हूँ, मैं भी सुनने के लिए और सीखने के लिए आया हूँ। और कुछ विशेष साथी हमारे साथ हैं जो बहुत प्रभावशाली हैं, लंबा इनका अनुभव है। मैं उनका परिचय देकर शुरुआत करता हूँ। मेजर जनरल कुलदीप संधू जी हैं, ये मेरे फूफा जी भी हैं, तो एक विशेष रिश्ता है। हमारे देश के बड़े प्रतिनिधि रहे, पूर्व में राजदूत रहे, श्री पूर्व एम्बेसडर केसी सिंह जी हैं। मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी, जो जाने माने चेहरे हैं मीडिया पे और आर्मी वेटरन्स के लिए लगातार वकालत करते रहते हैं, इन इश्यूज को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा। कई सवाल आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भेजे हैं, उनमें से कुछ सवालों को ही हम ले पाएंगे। उन विषयों को लेकर आज जो पैनल है, कुछ ऐसा सवाल अगर मेरे लिए हो तो मैं भी जवाब दूंगा। हम सब लोग अपने बात को रखेंगे और इस दौर को आगे बढ़ाएंगे। मैं शुरुआती तौर पे सभी से कहना चाहता हूं कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि आप सबका एक्सपीरियंस रहा, और मेजर जनरल संधू जी ने तो क्योंकि बात हो रही थी, आपने एक्शन देखा है, वॉर टाइम देखा है, कई बड़े पदों पे आप रहे हैं, तो आपके करियर में कोई ऐसा कोई पर्सनल माइलस्टोन या हाईलाइट रहा जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? एज ए डीजीआर मैंने देखा है कि जो एक कई चीज़ें इस अग्निपथ में बताई जा रही हैं वो वाकई में ज़मीन पे नहीं होती हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि हम इतनी इतनी नौकरियां दे देंगे। मेरे अनुभव में और मेरी एक्सपीरियंस में ये रहा है कि जो वैकेंसीज गारंटी की गई हैं उनमें से 1% भी पूरी नहीं होती हैं। ना बैंक लेता है, ना सीआरपीएफ लेती है, ना दूसरी संस्थाएं लेती हैं, पुलिस फोर्सेस, कहीं पर भी फौजियों को नहीं मिलती है जगह। तो ये बाद में हमारे को शक है कि ये जो भी बिजनेसमैन आ रहे हैं, कोई टाटा कह रहा है, कोई पीरामल कह रहा है, कोई महिंद्रा कह रहा है कि हम इनको लेंगे, क्या वो ये वाकई में लेंगे या नहीं। और जो गवर्नमेंट ये कहने लग रही है कि हम इनके 4 साल के बाद में इनके सेवानिवृत्त होने के बाद में इनकी देखभाल करेंगे, वो या तो फिर पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट बना दें, बिकॉज वरना ये शायद ऐसे हो जाए कि जैसे पहले किसी ने बोला था कि जो पार्लियामेंट में बातें कही जाती हैं वो ये ज़रूरी नहीं है कि उनके ऊपर अमल दरामद भी होगा। ये ना हो कि ये बच्चे जो हैं 4 साल के बाद में जब ये बाहर निकलें, जो भी कुछ ट्रेनिंग लेके अगर ये निराश हो गए तो इसका बड़ा बुरा अंजाम हो सकता है। मैंने 1971 से लेके और उस टाइम के नज़दीक जो पंजाब में हालात थे, कई एक जवान जो हैं जिनको नौकरियां नहीं मिली वो फिर उग्रवादियों के साथ चले गए थे। तो हमारे को इस चीज़ का भी डर है। तो कोई मेरे से पूछे कि आप क्यों इससे परेशान हैं, आप तो भूतपूर्व सैनिक हैं, मैंने तो लड़ी नहीं है लड़ाई, लेकिन मेरी जिम्मेवारी बन जाती है मेरे अनुभव के साथ में ये बताना कि क्या गवर्नमेंट का जो ये स्कीम है ये वाकई में देश के हित के अंदर है कि नहीं। तो मैं 3 चीज़ें लेता हूँ। एक तो क्या देश के हित में है, मेरे समझ में ये देश के हित में नहीं है। खास तौर पे जब हमारी
पाकिस्तान और चाइना के साथ जो बॉर्डर केस है वो अभी तक सुलझा हुआ नहीं है। दूसरा, क्या ये जवानों के हित में है? अगर आप 4 साल के बाद में 40,000 में से 30,000 आदमियों को बाहर निकाल दोगे तो पहले तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हो जाए कि किसको निकालें किसको रखें। हमारे को शक तो ये है कि वहाँ पर कहीं नीचे लेन देन ना शुरू हो जाए। और ये चीज़ें जो हैं इसके बारे में विचार किया है कि नहीं गवर्नमेंट ने, हमें पता नहीं, क्योंकि ये स्कीम जो है एक किस्म से एक खुफिया सी स्कीम है। अगर इसमें इतनी अच्छाइयाँ हैं तो गवर्नमेंट सीधा सीधा बता दे कि ये चीज़ें अच्छी हैं, उसके बाद में हम उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। बट जैसे मंत्री जी ने बताया कि चर्चा भी नहीं अलाउड है, तो इसके इस वजह से ये काफ़ी इससे ज़्यादा धुंध है इस स्कीम के ऊपर, और इससे हमारे को थोड़ा शक पड़ता है कि वाकई में ये स्कीम हमारे देश के हित में है क्या नहीं। Thank you, Sandhu ji. KC Singh ji, you've served for many tenures. You've seen government working. जो अभी संधू जी ने कहा कि ये फैसला एक ऐसा लगता है धुंधला सा है, समझ नहीं आ रहा। आप जानते हैं कि सरकार में कार्रवाई कैसे होती है, प्रस्ताव कैसे होते हैं। इस सरकार की वर्किंग कुछ अलग रहती है। जो भी फैसले चाहे नोटबंदी के हों, जिस तरह से किसी को पता नहीं लग पाया इतना बड़ा आपने फैसला लिया। अग्निपथ पे भी पहले मुझे नहीं लगता कि कोई पार्लियामेंट्री कोई मत लिया गया। आपकी डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी है, उस स्टैंडिंग कमेटी में इस विषय पे कोई चर्चा नहीं। तो व्हाट इज योर थिंकिंग कि किस तरह से डिसीजन अराइव हुआ? क्या ये ब्यूरोक्रेट्स का डिसीजन है? क्या ये कोई पॉलिटिकल गेम है? कोई मोदी जी का खुद की थिंकिंग है कि वो रिफॉर्म करना चाहते हैं ताकि जनता को साबित करें कि उन्होंने देश को बदल दिया, जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो काम उन्होंने कर लिया? व्हाट इज योर थिंकिंग? देखिए, इसमें कोई नई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जितनी भी नई नीतियां मोदी जी लेके आए हैं उनमें इसी तरीके से आता है। चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, किसानी पे कानून हो, ये पहले सिर में आपके हथौड़ी मारेंगे, फिर उसके बाद ये पट्टी वगैरह ढूंढनी शुरू करते हैं, कहेंगे पट्टी की जरूरत नहीं है, और फिर बहस ये हो जाएगी पट्टी करनी है, क्या करना है, स्टिचेस डॉक्टर के पास जाए, कहाँ लेके जाए, या देसी इलाज करें। तो इसमें ऐसी बुनियादी तब्दीली लाने से पहले 300 साल से हमारी रेजिमेंटें चलती आ रही है, जबकि अंग्रेज थे 1700 कुछ से जो पुरानी रेजिमेंटें हैं वो 300 साढ़े 300 साल पुरानी है। अभी सिख रेजिमेंट तो रंजीत सिंह के राज के खत्म होने के बाद बनी, तब तक तो सिख फौज उसके साथ थी। 2 उल्टी सिख फौजें हैं, वो जवान है रेजिमेंट्स दूसरी रेजिमेंट्स के। तो उन रेजिमेंटल सिस्टम से आप अगर तब्दीली करके, जिनका एक इतिहास है, जिन्होंने 2 महायुद्ध में लड़े, हिंदुस्तान के सारे युद्धों में लड़े, तो एक रेजिमेंट का इतिहास होता है और इतिहास के ऊपर वो उसके अपनी बलि देते हैं, वो जो उसमें उनके फौजी हैं। लेकिन अगर आप उसका रेजिमेंटल सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा, सरकार इसका कोई जवाब नहीं दे रही, गोलमोल बात कर रही है। क्योंकि अगर आप रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया बेसिस पे करेंगे और आस्ता आस्ता जो लोग हैं उसमें से 25% निकाल के आप रेगुलराइज करेंगे, तो वो कौन सी रेजिमेंट में जाएंगे? उसमें कितने माहर होंगे, कितने मराठे होंगे, कितने सिख होंगे, उसका प्रोपोर्शन तो वो नहीं रहेगा। तो मेरे को ये लगता है इनका इरादा ये है कि आस्ता आस्ता जो ये कहते हैं 1 पार्टी 1 नेशन 1 आर्मी 1 रेजिमेंट, तो ये उसको एक ही होमोजेनाइज करके एक तरह की फौज बनाना चाहते हैं। देखो, हमारे पंजाब में आम कहा जाता है, मेरे ख्याल यूपी हरियाणा में भी यही होगा कि गांव के अंदर कोई पक्की ईंट का मकान नहीं था होता जिसका कोई पुत्र फौज में ना रहा हो। तो इसलिए बड़े जुड़े हुए हैं गांव, और हमारा जो भाईचारा है वो सारा इस चीज से जुड़ा है, इतिहास से जुड़ा है। अब उसको आके सरकार एकदम बदल दे, उसको एक नौकरी की तरफ बना ले, तो इसमें तो ये लगता है कि ना तो सोचा है वो कहाँ जाएंगे लोग जिनको नौकरी नहीं मिलेगी। आप कोई 12.25 लाख रुपया उनको दोगे, उनके हाथ में वो है क्या? 12.25 लाख में तो कार भी नहीं आती अगर वो टैक्सी चलानी हो उसने। अच्छी गाड़ी इनोवा भी अब 25 लाख की हो गई है, तो 12.25 में क्या मिलेगा उसको? या तो वो इस्तेमाल उसको खराब कर लेगा वापस आके अपने पैसे। पंजाब में मजाकिया तरीके से किसी ने बोला कि भैया 4 साल नौकरी कर लो, 12 लाख लगा के कनाडा चले जाना। तो इसका मतलब वो फौज में जब नौकरी करेगा वो लड़ाई तो करने वाला है नहीं किसी के साथ, वो तो अपनी कनाडा की तैयारी करेगा। तो क्या वो फौज से उसकी कमिटमेंट क्या होगी, क्या कैसे जुड़ेगा वो फौज के साथ? तो इसलिए पंजाब में और हरियाणा में और यूपी में हम जो आगे निकल भी गए हैं
हम उन आदमियों के कंधे पे खड़े हैं जो फौज से जुड़े हुए थे, और ये एक पुराना सिस्टम आप एकदम उसमें तब्दीली ला दें बिना ये बताए कि इसमें सुधार है। लेकिन सुधार का मतलब भूचाल नहीं होता। अब मोदी जी के लिए सुधार भूचाल नहीं, उनके दिमाग में कोई बात आ जाती है, देखिए पासी कैसे तोड़ दी है सारी बिल्डिंगें, तो ये बिल्डिंग का भी वैसे ही करेंगे कि पूरा खोद दो, राजपथ पूरा पार्लियामेंट खोद दो, सारे दफ्तर खोद दो, डिमोनेटाइजेशन कर दो, हर एक चीज वो आर पार की है उनकी। लेकिन फौज जैसी एक इंस्टीट्यूशन में सुधार पहले चर्चा करनी थी, समझाते इसका कैसे कैसे सुधार होगा इसमें के, फिर उसमें सुनते कि लोगों का सुझाव क्या है, इनमें से लोग निकल के कितने आम पुलिस में आप लेंगे, आप आम पुलिस की रिक्रूटमेंट क्यों नहीं बंद करते, या आपका इरादा ये है, मैं आखिरी बात यही कहूंगा कि अमेरिका की तरह जैसे जॉर्ज बुश के टाइम में हुआ कि आप फौज को हटा लेंगे और एक प्राइवेट आर्मी कॉन्ट्रैक्टर्स को दे देंगे, ये रिटायर होके जो जाएंगे ये कॉन्ट्रैक्टर्स इनको ले लेंगे, वो अपनी फैक्ट्री, बंदरगाह, एयरपोर्ट, इन पे इनको चौकीदार लगाएंगे, वो कहेंगे देखो हमने नौकरियां दे दी। तो आप ट्रेन करेंगे, आप 4 साल में कितना ट्रेन कर पाएंगे ये भी नहीं पता। आप कह रहे हैं आपको छोटी फौज चाहिए और हाईटेक फौज चाहिए, वैसी ट्रेनिंग के लिए तो 4-5 साल लग जाएंगे। अगर आपने नई मिसाइल्स पे बताना है कैसे करना है, टैंक कैसे चलेंगे, नए हथियार कैसे चलेंगे, जब तक उसको आप सिखाएंगे फिर घर भेज देंगे क्या, या किसी प्राइवेट बड़े बिलियनियर के घर भेज देंगे, वो उनको रिक्रूट करके अपने काम में लगाएगा। तो आपने रिक्रूटमेंट एजेंसी एक तरह से जो अमीर, एक दो बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं हिंदुस्तान के, उनके लिए आर्मी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी बन रही है। तो बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए एक रिक्रूटमेंट एजेंसी या एक ट्रेनिंग आईआईटी की तरह आर्मी को काम करना है, जो पब्लिक पैसे से हो रहा है। सरकार के लिए एक मानव संसाधन का विकास जो होना चाहिए वो निजी क्षेत्र में सौंप दिया जाएगा। 4 साल बाद अग्निवीर जो रिजेक्ट किए जाएंगे लौटेंगे। सारी चीज़ों पे हमें चर्चा करनी है। मैं पूछता हूँ विशंबर दयाल जी से, मेजर जनरल साहब, जो कोर क्वेश्चन है वो ये है कि हमारी फाइटिंग यूनिट की जो एक परंपरा, जो कल्चर, नाम नमक निशान, जो ललकार, जैसा कि रेजिमेंटल सिस्टम का भी आप संज्ञान बता रहे थे, हमें बता रहे थे केसी सिंह जी, उस पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए जयंत जी, मैं आपके इस मुद्दे पर आता हूँ। उससे पहले एक बहुत अच्छी बात जयंत संधू ने की और केसी सिंह साहब ने की, रेजिमेंटेशन की। और क्योंकि जयंत संधू ने उस रेजिमेंट का नाम लिया जिससे ये आते हैं और जहाँ 2 परमवीर चक्र है, तो हमारी रेजिमेंटेशन ऐसा परिवार है, मैं उसी रेजिमेंट के परिवार का बच्चा हूँ। और आज भी जब उस रेजिमेंट का नाम लेता हूँ तो मैं भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी 1965 वॉर में उसी रेजिमेंट के टाइम पर बैठे थे और वो शहादत ली थी उन्होंने। क्योंकि मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पिताजी 65 वॉर में गुजर गए और भाई ने 71 वॉर लड़ी। क्योंकि रेजिमेंटेशन को हम समझते हैं, आप लोग नहीं समझ पाओगे, देश नहीं समझ पाएगा। जो लोग इस प्रणाली को लाए हैं, जो लोग इस नई स्कीम को लाए हैं, वो नहीं समझ सकते कि रेजिमेंट क्या है, क्यों जवान लड़ता है, क्यों एक जवान फतूर हो जाता है, क्या कहां से उसको ये जोश आता है, कहां से उसकी हौसला अफजाई होती है। ये ऐसा नहीं है कि 4 साल के बच्चे में ऐसा नहीं है, अगर कल यहाँ कोई हथियार लेके आ जाए बाहर और हम सबको हथियार ले कि हम बहादुरी से नहीं लड़ेंगे। हम सब हो सकता है बहादुरी से लड़े, लेकिन रेजिमेंटेशन में बहादुरी नहीं, जीत के लिए लड़ा जाता है। ऐसे थोड़ी कि सबको आप शहादत पे उतार दो और फिर आपने जीत हासिल कर ली तो क्या है। देखिए हमें समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी है समझना पड़ेगा। और जिन लोगों ने स्कीम बनाई है, मैं उन लोगों को कह रहा हूं, जो लोग कहते हैं इसमें हमारी लीडरशिप इन्वॉल्व है, जो लोग कहते हैं फौज के लोगों ने इसको सलाह दी है, फौज जंग करना चाहते हैं, ये एक झूठा बवंडर बना दिया गया है समाज को बेवकूफ बनाने के लिए। असली हकीकत ये है कि कुछ लोग जो सेना के बारे में नहीं जानते, जो सेना में कैसे काम होता है, रेजिमेंट में कैसे दस्तूर बनता है, लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, रेजिमेंट लड़ाई लड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको इस चीज से कोई ज्ञान नहीं है, उनको इस चीज का कोई एहसास नहीं है। वो बिल्कुल इस चीज को नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने एक प्रणाली लागू करनी थी, लागू कर दी ऊपर से। भारतीय सेना बहुत नम्र भाव से हर चीज को एक्सेप्ट करती है जयंत जी, उस हमारी सीनियर लीडरशिप ने एक्सेप्ट कर ली और अब ये देश उसको भूल गया, जैसे हर चीज को भूल जाता है। लेकिन मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं, जो अनट्रेन्ड लोग हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से सीखो, और जब संधू है वो ज्यादा हाईलाइट कर सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापानीज ने मलेशिया और सिंगापुर और बर्मा होते हुए जब हमें कोहिमा तक लाके छोड़ दिया, तो
1938-39 में जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसमें सिर्फ 2 लाख लोग थे, और 1938 से 1941-42 तक एकदम से बेशुमार भर्ती हुई, और हम लोग 25 लाख के करीब इंडियन आर्मी थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। तो शुरू में जो नए रिक्रूट गए, नई नई रेजिमेंट थे, नए नए, उनके पास कोई चारा नहीं था, ये तो शहादत को चले गए। आंकड़े बताते, मैं नहीं बताता। और भारतीय सेना, यही वही भारतीय सैनिक जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खदेड़ दी दुनिया को, उसी भारतीय सैनिक के दम पर ब्रिटिश आर्मी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीती थी। वही सैनिक, उसी देश का सैनिक अपने सिकुड़ता कोहिमा तक आ गया, क्योंकि अनट्रेन था। ये 3-4 साल की जो स्कीम वाले बात करते हैं ना, अंग्रेजों ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का झेलने लगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर को झेलने लगे, तो उन्होंने अपनी फौज पे एक्सपेंडिचर कट कर दी, उन्होंने अपनी फौज की एनरोलमेंट कम कर दी, और जब लड़ाई के बादल छाने लगे तो उन्होंने एकदम से लड़ाई को। ठीक इस अग्निपथ स्कीम से भी देश का यही हाल होने वाला है। ठीक यही हाल हमारा 1962 में हुआ। भारतीय सैनिक 1962 में भारतीय सेना हार नहीं सकती थी। पहली बात, भारत की जो शासककार लोग थे उन्होंने भारतीय सेना पर ध्यान नहीं दिया, और जो 62 में हुआ उसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। आज भी वही हालात है साहब। 4 साल में कोई टैंक चलाना सीख सकता है, सोफिस्टिकेटेड। आज की आर्मी सिर्फ बंदूक चलाना नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आउटडेटेड टैंक्स चलाना नहीं है। आज भी आर्मी का मतलब है, इन्फेंट्री में भी जो सैनिक है, इसका मतलब है वो भी रडार डील करता है। सैनिक को अब 2-3 दिन पहले राजनाथ जी के ऑफिस में एक सैनिक था, उसके ऊपर देखो कितने उसके गजेट लगे हुए। उसको सीखने में 4 साल में वो सीख सकता है। टेक्नो सेवी आर्मी कहते हैं। और दूसरी बात यह है, आप अपना सैनिक कम कर रहे हो। क्या चाइना ने किया है आपके साथ बैठा हुआ है? क्या बाकी कंट्री सोच रही इस तरह से? जब दुनिया में चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, जब आज अनस्टेबिलिटी है, जब चाइना हमारी नेक पे ब्रीथ कर रहा है, सब कह रहे हैं चाइना विस्तारवाद कर रहा है, पार्लियामेंट में तो आप बोलते हैं चाइना विस्तारवाद कर रहा है। हम अपनी आर्मी को टेक्निकल से भी साहब, पहले जो फौज की ब्रह्मास्त्र है, सैनिक उसका ब्रह्मास्त्र है, वेल ट्रेन्ड है, पाकिस्तान और चाइना को सबक सिखा चुका है और बहुत मजबूत है, आप उसको कमजोर करें। जब रेजिमेंट कमजोर हो जाएगी भारत की, रेजिमेंट का मतलब है वो यूनिट जिसमें जवान एक साथ खाते हैं, एक साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। कभी आप हम लोग सब बैठे हैं यहाँ, क्या ट्रस्ट हो सकता है इतनी जल्दी? ट्रस्ट बिल्ड करने में वक्त लगता है। टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट, ये सब चीजें सीखने में वक्त लगता है, ट्रस्ट बिल्ड करने में। जो 4 साल के लिए गया वो एक तरह से फैंस सिटर है, उसको नहीं मालूम। जैसे केसी सिंह साहब कह रहे थे कि वो तो कह रहा है मैं कनाडा जाऊंगा, 3 साल के बाद कोई कह रहा मेरा शायद यहाँ चांस ही ना लगे, मुझे तो बाहर जाना है। पहले 6 महीने ट्रेनिंग की, उसके 6 महीने उसको नाम नूम सीखने में वक्त लगा, फिर उसको रेजिमेंट के थोड़े दस्तूर से सीखने लगा था, थोड़े बहुत छुट्टी चला गया, वापस आया, फिर उसको लगा मैं नहीं लूंगा, तो वो तो तैयारी करने लग जाता है। आप भारतीय सेना को एक एडहॉक स्कीम जिसका कोई लेजिस्लेशन नहीं, 75 साल के बाद भी भारत मतलब अपने सैनिक इतना सिक्योरिटी के लिए पार्लियामेंट में एक लेजिस्लेशन नहीं ला सकते, डिबेट नहीं कर सकते, चोरी के दरवाजे से एक स्कीम ले आए साहब। देखिए साहब, किसान आप लोग वो लाए थे ना, फार्म रेगुलेशंस लाए थे, फार्म पे जो आया था, कम से कम पिछले 15 साल से डिबेट तो हो रही है, जगह जगह पे डिबेट कर रहे हैं, भाई हमारे रिफॉर्म चाहिए हमें। अब वो रिफॉर्म्स क्या चाहिए वो तो आप भूल गया, आपने तो उल्टे ही रिफॉर्म्स लगा दिए। इसकी तो आपने जिक्र ही नहीं किया किसी ने। कहते हैं साहब हम फौज में यंग फौज करना चाहते हैं। साहब भारतीय सेना सबसे यंग है। अगर आप यंग करना चाहते हो ना, तो भारत में मैं बोलता हूं जो यंग करने की जरूरत है। साहब आपने यहाँ डिप्टी कमिश्नर जो है उसकी 22, 24, 26 साल उम्र नहीं है। भाई साहब हमारे सीओ की भी 30 साल उम्र कर दो, कर्नल की। हमारे मेजर जनरल की भी उम्र 37 साल पे मेजर जनरल बना दो ना, यंग कीजिए ना। हमारा आर्मी कमांडर बनाइए ना 42 साल पे, जिसपे रोमैन की उम्र 42 साल थी जो आर्मी कमांडर बना। अगर आप यंग करना चाहते हो तो अफसर्स को यंग कीजिए। जवान हमारा यंग है, एक्सपीरियंस्ड है। ये स्कीम बिल्कुल देशद्रोही है। जो लोग इसको लाए हैं उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है उनको। मैं इसकी ओपनली डिबेट कर सकता हूं जिस फोरम पे ये सरकार चाहे। वो लोग जो कह रहे हैं हम इस स्कीम के हक में लेके आए, ना उनको इसका सर पता ना पैर पता है, और इससे जो विनाश होगा हमारे ग्रामीण समाज का, मैं नहीं समझ सकता उसका किसी को अंदाजा। थैंक यू। ये बहुत बड़ा एक
संकट है और यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अग्निवीर को अभिमन्यु की तरह एक चक्रव्यूह में फंसाने के लिए खड़ा किया जा रहा है। मेजर जनरल संधू जी, एक तो जो अभी इशू फ्लैग ऑफ हुआ कि रीसेटलमेंट, यूपी में आर्मी वेटरन्स के बोर्ड बनाए गए, निगम बनाए गए टू ऑर्गेनाइज दैम। 10 इस तरह के निगम हैं और हाल के दिनों में दे रीच्ड आउट टू मी, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और उनका ये कहना था कि उनको कुछ विभागों में सरकारी काम मिल जाते थे और जिससे वो वेटरन्स को काम में शामिल कर लेते थे और आर्थिक सुरक्षा उनको प्रदान करते थे। लेकिन अब सरकार ने फैसला ले लिया है कि जो भी ठेके होंगे वो जेम पोर्टल के माध्यम से होंगे और टेंडरिंग के हिसाब से होंगे। तो अब वो जो सरकार ने निगम बनाए हैं वेटरन्स के वेलफेयर के लिए, दे आर नॉट एबल टू कम्पीट। तो उनका ये कहना था कि हमने जो हम लाभ पहुंचा सकते थे, आज सरकार की गलत नीतियों के कारण आज भी वेटरन्स को हम वो लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो एक तो बड़ा इशू फ्लैग ऑफ सबने किया है, बिकॉज आपने डीजीआर में काम किया है, डीजीआर यू वर्क विद सो मेनी वेटरन्स। व्हाट इज द रियलिटी, सच्चाई क्या है? क्या वेटरन्स को सरकार असिमिलेट भी कर पाएगी? और एक सवाल आया है, सौरभ सारस्वत जी ने पूछा है और ये एक बड़ा इशू है, मैं आपको बताता हूँ, आपको जानकारी होगी। एयरफोर्स में भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और 2020 से एक पूरी प्रक्रिया में हजारों बच्चे शामिल हुए और शायद 7,000 की नौकरी पक्की होगी, लेकिन बस उनको उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। अब इस बीच में 2 साल बाद एक नई योजना आ गई, तो जो लोग सोच रहे थे कि हमारी नौकरी लग गई, उनसे रातों रात नौकरी छिन गई एंड मेनी ऑफ देम कमिटेड सुसाइड। शामली के एक गाँव में, जसाला गाँव में, ऐसे परिवार से मैं जाके खुद मिला हूँ। तो सौरभ सारस्वत ने यही सवाल पूछा है कि जिसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और अब सरकार ने अग्निपथ की वजह से हमारी वो भर्ती रद्द कर दी, हमारी क्या गलती है? हम रोज घुट घुट के मर रहे हैं लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं। अपने दर्द को उन्होंने बयान किया। इस तरह के कई सवाल मेरे ट्विटर पे आए हैं। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू दोज यंग मेन? कोई भी देश अगर सुरक्षा को अपनी पैसे या पूंजी के पीछे करेगी तो आई एम अफ्रेड ये काम नहीं चलेगा। आप चाणक्य को पढ़ो, आप इतनी बात करते हुए पुराने भारत की, चाणक्य ने लिखा है कि भैया अगर आपने देश की सुरक्षा करनी है तो पैसे लगाओ उसके लिए। आप अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में कहते हैं कि अगर आपके पैसे दिए तो अपने फौजियों को लड़ाई करने के लिए मत भेजो। अब ये सारी बातें आप सबके सारे सामने हैं, ज्ञान में हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता? दूसरी बात, पैसे के बारे में ये बताया जा रहा है कि इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि ये जवान जो अग्निवीर हैं ये वतन के लिए लड़ेंगे या वेतन के लिए? ये तो वेतन के लिए जा रहे हैं। किसी भी इंसान, मैं 15.5 साल की उम्र पे फौज में गया था। 19 साल की उम्र में, 19 साल 3 महीने की उम्र में मैं एक सेकंड लेफ्टिनेंट था जो कि जवानों के ऊपर कंट्रोल करता था। हम किस वास्ते गए थे? हमारे अंदर एक जुनून था पैसे के। तो मैंने पहली बार मैंने अपनी पे स्लिप मेरे ख्याल में मेजर होके या कर्नल होके देखी थी। हमें हमेशा इस चीज़ में यकीन था कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारा ध्यान रखेगी, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी फैमिलीज का ध्यान रखेगी। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर शक पड़ गया है कि ये वाकई में होंगे या नहीं। ये अग्निवीर, मान लो कि कल अग्निवीर, और मैं आपको ये खरी खरी बात बता रहा हूँ बिकॉज मैंने कमांड करी है लाइन ऑफ कंट्रोल में, ये नहीं वहाँ पर झेल सकते इस चीज़ को। सियाचिन के अंदर -40 डिग्री सेंटीग्रेड या -50 डिग्री सेंटीग्रेड की उसके अंदर कौन जाएगा 12 लाख के लिए? 4 साल के बाद में उसकी नौकरी चली जाएगी। वैसे भी ये 4 साल जो है ये एक किस्म का पता नहीं कैसे ये आ गया है। उसमें से आप देखिए ट्रेनिंग निकालो, उसकी छुट्टी निकालो, सारा एडिशनल ट्रेनिंग निकालो, 2 साल तो वैसे निकल जाते हैं। तो 2 साल के अंदर एक आदमी को आप सियाचिन में भेज दो या लाइन ऑफ कंट्रोल या काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में यहाँ पर जाएगा, उसके बस की बात नहीं है। और वो आदमी जो गया था पैसे के लिए, वो यूँ देखेगा यार मैं आगे क्यों अपनी जान जोखिम में डालूं। तो ये सारी बातें जो है हमारे को समझनी पड़ेगी। बात हो रही थी पेंशन के बारे में कि इसको पैसा बचाने के लिए पेंशन, शुरुआत वहाँ से हुई थी। लेकिन एज ए से इन इंग्लिश, द गवर्नमेंट हैज बीन चेंजिंग इट्स गोल पोस्ट ऑल द टाइम। पहले पेंशन के बारे में, फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में, हर एक चीज़ के अंदर जहाँ पर भी कोई अड़चन आई है, जैसे एम्बेसडर केसी सिंह ने बताया कि एक किस्म की बैंडेड लगाई जा रही है और थोड़ा बारा स्कीम शुरू कर दी, उसके बाद में फिर
सोचे कि अब क्या करें। पेंशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हमारे 32 लाख पेंशनर्स हैं, जिसमें से तकरीबन 26 लाख या 27 लाख एक्स सर्विसमैन हैं और बाकी विधवाएं हैं। उनमें से आपको हैरानगी होगी कि जो पेंशन बजट है 65% हमारे सिविलियंस को जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिविलियंस के पास, और जो फौजी हैं उनको सिर्फ 35% मिलती है। एक साल की अगर आप लो तो एक जवान एवरेज पेंशन इन द मिलिट्री इज 9,000 रुपीज पर मंथ, यानी कि एक साल के अंदर 1,08,000 पेंशन। 10,000 जवान ऑफिसर्स वगैरह हर साल चले जाते हैं परलोक में। तो आप कितना बचा रहे हो? 108 करोड़, 108 करोड़ बचते हैं। इन अग्निवीरों को जब आप पैसा देने लगोगे, मैंने रफ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेट किया है, 3600 करोड़ आपको देने पड़ेंगे हर साल, और बचत कितनी है? 108 करोड़। तो ये जो पेंशन का या जो एडिशनल बजट है, ये आपको 2066 में जाके तो इसकी कोई लेवलिंग होगी, क्योंकि ये जो अभी हैं पेंशन अधिकारी 32 लाख, इनको तो मरना पड़ेगा ना पहले, जब पेंशन उनकी खत्म होगी। और उसमें आप हर 4 साल में 3600 करोड़ दे रहे हो। मैं आप लोगों को लिख के दे सकता हूं, मैं हूं ना हूं, जनरल साहब हो नहीं हो, दुनिया में हम सब हो नहीं हो, अगर ये स्कीम चलती रही, एक दिन भारतीय सेना जो आज सबसे मजबूत सेना है, हम मॉडर्न नहीं है, आधुनिक नहीं है, हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं है भाई, गलत इंप्रेशन है। हम हाईली ट्रेन्ड है, हाईली मोटिवेटेड है और जज्बा है साहब। हमारी ये 3 चीजें, चाइना भी डरता है इससे, बिलीव टू मी। कारगिल के बाद दुनिया डरती है कि इनका जवान साला ये चढ़ गया और समाज में आके अच्छे काम करता है। समाज देखो सिर्फ पुराने सैनिक कितना अच्छा काम करते हैं समाज में। इन्होंने इसका जिक्र किया था जनरल बिशंबर ने कि हमारे 1962 जैसी कोई घटना ना हो जाए हमारे साथ। मैं बोगरा में था 17 दिसंबर 1971 में, जबकि पाकिस्तान आर्मी के 16 इन्फेंट्री डिवीजन है हथियार हम सब के सामने। वहाँ पर जितने खड़े हुए थे अफसर जवान, उनके आंखों में आंसू थे और गुस्सा था कि हमने शिकस्त ले ली। किनके ऊपर? किन से? ये बनियों से। ये हमारे को बनिया कहते थे, बनिया फौज से हमने शिकस्त। क्या हम भी, हमारे कल अग्निवीरों ने, आपने तो कह दिया कि अग्निवीर पता नहीं कैसे कैसे लड़ेंगे, मान लो कि कल ये स्थिति आ गई और देश के ऊपर, बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, इट इज वेरी क्लियर, नो नेशन फाइट्स टू लूज अ वॉर, यू फाइट टू विन अ वॉर। और अगर हम दो चीजें मैं अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूँ। The art of war teaches us not to rely on the likelihood of enemy not coming or attacking, but on own readiness to receive him. जब हमारी रेडीनेस ही नहीं होगी तो दुश्मन हमारे ऊपर हमेशा हावी रहेगा। वॉच इज केपेबिलिटी नॉट इंटेंशन। इंटेंशन कैन चेंज, जैसे इन्होंने बताया, एम्बेसडर केसीस ने बताया कि इंटेंशन तो 1 सेकंड के अंदर बदली हो सकती है। चाइना हमारे साथ क्या करना चाहेगी उसका आप कह नहीं सकते हो। नेक्स्ट वन, आई एम कोटिंग चाणक्य, a dishonored army will be subjected to easement that may widen the subject of internal stability. हमने 2 फ्रंट्स की तो बात करी है, तीसरे फ्रंट की तो बात ही नहीं की, जो अंदरूनी, जो देश के अंदर जो अस्थिरता पैदा हो रही है उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सब जगह ये अस्थिरता अगर होने लग गई तो ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस नहीं उसको संभाल सकेंगे। आपने देखा हर एक, ये रोहतक में जब हुआ था, एक गोली चली नहीं उससे पहले फौज आ जाओ। कहाँ जाएगी ये फौज? और खासतौर पर इन आदमियों की जो कि इसमें से पूरे ट्रेन नहीं होंगे। डीमोरलाइज्ड आर्म मिलिट्री कैन नेवर विन। चाणक्य ने बोला था कब, कितने 2000 साल पहले। डीमोरलाइज्ड आर्मी कैन नॉट विन। अगर आपकी आर्मी की जो संतुलन है, उनकी जो मोरल है, उसके ऊपर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो उसका परिणाम काफ़ी बुरा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सभी को, आप सब आए, आपने कीमती वक्त दिया और मैं एक तरह से आभारी हूँ कि इन दिनों में मेरा आप सबसे भी संपर्क बढ़ गया
जैसा कि विशंबर दयाल जी कह रहे थे, मेरा आपका परिचय पहले नहीं था, लेकिन जब ये इशू आया, ज्वलंत मुद्दा आया, आप भी आगे आए और हमें भरपूर सहयोग आपने किया, तो आप सबको धन्यवाद। और इशू यही है, मूल मंत्र आज की चर्चा का जो मूल संदेश वो ये है कि हमें हार नहीं माननी है। हमारे देश में लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, अल्टीमेट राइट जो पूर्णतः अधिकार है वो जनता के हाथ में है। अगर आप असहमत नहीं हैं तो आप असहमति दर्ज कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपने मत अधिकार का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। 2019 में अगर ये सरकार दोबारा आई थी तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आई थी, और 2024 में अगर वो इस जिद को पकड़ के बैठे रहेंगे और हमारे देश के आर्मी के जैसी संस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे तो 2024 में भी शायद राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे सत्ता के बाहर भी हो सकते हैं। तो इसलिए सतर्क सरकार को हो जाना चाहिए। आज जो पॉइंट्स ऑफ व्यू आए हैं, बल्कि तकनीकी से जो पहलू थे, बारीकी से जाकर आपने लोगों को समझाया, और इसी तरह से जे बात के इस मंच पे हम अनेकों विषयों को लेकर आपके बीच आते हैं। धन्यवाद।